हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 59th वीडियो है। इससे पहले 58 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। किसका? गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करें एम मीटर की, तो एम मीटर क्या होता है? तो किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रियोस्टेट क्या है? ये एक प्रतिरोधक है। रियोस्टेट जो है ये एक प्रतिरोधक है। बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर जो है ये किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और इन क्वेश्चंस को जब भी आप करते हैं या इन वीडियोस को जब भी आप देखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर कॉपी में मार्क कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस तरह से आप जो अपनी तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय होम इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड। लोकसभा के अध्यक्ष का किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट बस टर्मिनस ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, एशिया का पूछा है, भारत का नहीं। एशिया का जो सबसे बड़ा बस अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई का जो मोफुसिल बस टर्मिनस है ये एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा है और ये भारत का भी सबसे बड़ा बस अड्डा है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, चेन्नई मोफुसिल बस टर्मिनस इन चेन्नई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिसीज डिड लॉर्ड डलहौजी अडॉप्ट टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है अपनाया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट माइका स्टोर्स। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक भंडार हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार हैं? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है भारत में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांट्स हैं इनको 5 समूहों में बांटा गया है। वो 5 समूह कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में इनमें से कौन सा नहीं है। तो ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा जो है ये प्लांट्स की कैटेगरी नहीं है, ये एनिमल्स की कैटेगरी है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 प्रोटोकॉर्डेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। और ये क्या थे? ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंगस से जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एंशियंट टाइम्स ए पर्सन वॉज वेड अगेंस्ट ए कमोडिटी एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कमोडिटी वॉज ऑफर्ड एज डोनेशन, व्हाट वॉज दिस प्रैक्टिस कॉल्ड। प्राचीन काल में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से तोला जाता था और उस वस्तु के बराबर वजन दान के रूप में दे दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन काल में एक प्रथा होती थी जिसमें किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से तोला जाता था और उस वस्तु के बराबर जो है दान के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इस प्रथा को कहा जाता था तुला भरा। क्या कहा जाता था? तुला भरा इस प्रथा को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैज़ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैंड द यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रॉम डूइंग बिजनेस। ट्रंप प्रशासन ने किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस चीनी कंपनी के साथ अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ट्रंप प्रशासन के द्वारा? तो ये है हुआवे कंपनी के साथ जो है अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ ऑल द प्लेयर्स ऑपरेटिंग इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख नियामक है? तो देखिए फ्रेंड्स, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है और ये मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द वर्ड ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ब्रेग्जिट शब्द का आविष्कार किया गया था पीटर वाइल्डिंग के द्वारा। पीटर वाइल्डिंग जो हैं ये यूरोप के समर्थक, राजनीतिक सलाहकार और यूरोपीय कानून में वकील हैं। और इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है ब्रेग्जिट शब्द का? तो ब्रिटेन के अलग होने पर, यूरोपीय संघ से अलग होने पर जो है इन्होंने ब्रेग्जिट शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट, किससे? यूरोपीय संगठन से। तो इसीलिए जो है इनके द्वारा ब्रेग्जिट शब्द का आविष्कार किया गया था पीटर वाइल्डिंग के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। डॉक्टर होमी भाभा को जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने 1954 में AEET की स्थापना की थी। AEET मतलब एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की इन्होंने स्थापना की थी। बाद में 1966 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका नाम कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? बार्क भी इसको कहा जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1954 में AET की स्थापना की गई थी, इसी का नाम बदलकर 1966 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क कर दिया गया।
और इन्हीं के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है अपने प्यारे भारत का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? किसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो जो अपराइजिंग ऑफ 1857 है, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है, इसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अपराइजिंग ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्क इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो बलभक्रम जो है ये भारत में है, अंसी नेशनल पार्क ये भी भारत में है, दच्चिगम नेशनल पार्क ये भी जो है भारत में है, लेकिन शंदूर नेशनल पार्क जो है ये भारत में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? जल की कौन सी पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉन्यूमेंट इन उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है? तो ताजमहल जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, बड़ा इमामबाड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ स्तूप ये भी क्या है? उत्तर प्रदेश में है। सफदरगंज टॉम्ब जो है ये दिल्ली में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये दिल्ली में है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच सिटी वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु जल संधि जो है ये 19 सितंबर 1960 में जो है ये इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो सिंधु जल संधि है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये जो संधि थी ये सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो है ये संधि हुई थी। और ये किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कराची शहर में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 कराची शहर में जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फर्स्ट डोमेन नेम एवर रजिस्टर्ड इन वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम कौन सा था? तो वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत होने वाला पहला डोमेन नेम था www.symbolics.com। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 www.symbolics.com। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल? बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन सर्वाधिक है? तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलन है मधुबनी पेंटिंग का। किसका? मधुबनी पेंटिंग का जो है काफ़ी प्रचलन है। कहाँ पर? बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वुमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल वॉज? इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला थी गर्ट्रूड एडरले। क्या नाम था? गर्ट्रूड एडरले जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला थी। और ये किस देश की थी? तो ये एक अमेरिकन थी। आंसर क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन। अगर भारत में पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर हो जाएगा आरती साहा। क्या हो जाएगा? आरती साहा।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफॉरेस्टेशन मीन्स पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर नष्ट हुए हुए वन हैं वहाँ पर दोबारा से वनों का निर्माण करना ही क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन होता है। एक टर्म्स और होती है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वनों को नष्ट करना। रिफॉरेस्टेशन का मतलब दोबारा से वनों का निर्माण करना। तो आंसर हो जाएगा प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। नष्ट हुए जंगलों में नए पेड़ लगाना ही क्या है, रिफॉरेस्टेशन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनिशिएटेड द प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 में जो है इनके द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इन अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं अफ्रीका की कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए नील नदी, नाइल रिवर जो है ये अफ्रीका की नदी है। नाइजर रिवर जो है ये भी अफ्रीका की है। जाम्बेजी रिवर जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी अफ्रीका में बहती है। कांगो रिवर ये भी कहाँ पर है, ये भी अफ्रीका में है। लिम्पोपो रिवर जो है ये भी कहाँ की है, ये भी अफ्रीका की है। और एक है ऑरेंज रिवर, ये भी कहाँ की है, ये अफ्रीका में बहती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो कि अफ्रीका में बहती हैं। नाइल रिवर, नाइजर, जाम्बेजी, कॉन्गो, लिम्पोपो और ऑरेंज रिवर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑरेंज जो है ये भी अफ्रीका में है। नाइल ये भी अफ्रीका में बहती है। नाइजर ये भी अफ्रीका में बहती है। लेकिन जो अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर ये जो है ये अफ्रीका में नहीं बहती है, ये साउथ अमेरिका की नदी है। किसकी, साउथ अमेरिका में बहती है जो अमेजन रिवर है। और ये साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमेजन रिवर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस है चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर या फिर ग्रेगर मेंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।